हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़े में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है बैटरी। ठीक है, बैटरी और संचारण तुम्हारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि बैटरी किसे कहते हैं। तो बाबू, अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं आप उसको देख लीजिए एक बार। जो भी समस्या है हमसे ग्रुप में पूछ सकते हैं या हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आपको अगर किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत है या उस पर न्यूमेरिकल चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं। तो मैं वैसे न्यूमेरिकल लाइव क्लास में करवाऊंगा, तो जो भी बच्चे लाइव क्लास से भी जुड़ना चाह रहे हैं आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बैटरी। तो बैटरी क्या है? बैटरी आप लोगों को बहुत तरह के बैटरी देखते होंगे मार्केट में। तो याद करो, जब आप बचपन में जब आप अपने दादाजी का बैटरी देखते होगे तो एक गोल सा निप्पोस का इतना बड़ा बैटरी होता था, रेडियो में लगता था, टॉर्च में। ठीक है, वो ड्राई सेल होता था। और उसी प्रकार का आप बैटरी देखते होंगे निप्पो, उसी का छोटा रूप जो कि घड़ी में लगता है। एक आपको इस तरह की बैटरी दिखती होगी, और बचपन में सबने उस बैटरी का मां बहन कर दिया होगा। ठीक है, तो आपने उसमें क्या करते थे, उसको तोड़ देते थे अलग अलग। उसके अंदर से बहुत सारा मसाला निकलता था जिसको चाटने के बाद बहुत ज़्यादा तीखा लगता था। वो एक प्रकार का अम्ल है, एक मिश्रण था NH4Cl और ZnCl2 का। अब उसके बाद अंदर आते थे तो एक हमको इतनी बड़ी ये काले रंग की एक छड़ मिलती थी, उसके ऊपर एक वाइट कलर का एक हमको मिलता था टोपी लगा हुआ। तो ये जो पूरा ब्लैक कलर का रड है, ये ग्रेफाइट का रड होता था और उसके ऊपर जिंक की टोपी होती थी। उसके बाद हम लोग आते थे बाहरी दीवार पर, जिसको तोड़ना सबसे मुश्किल काम था, प्लास से या फिर लोग तोड़ते थे। तो वो जो बाहरी परत थी, वो उस परत में निप्पो का रैपर हटाने के बाद हमको मिलता था एक वाइट कलर का स्टील टाइप का लेयर, मोटा सा। वो एक्चुअली में जिंक का आपका लेयर होता है। ठीक है, वो जिंक कंटेनर है। तो हम लोग इसको देखेंगे ये पूरा प्रोसेस है क्या आखिर में। ये हुआ एक टाइप का बैटरी। आपको दूसरी तरह का बैटरी दिखता होगा कि बस वगैरह में लगा रहता है, कि जहां पर इतना बड़ा सा एक बैटरी लगा रहता है। ठीक है, ट्रैक्टर के आगे में भी, और जिससे विद्युत धारा मिलती है हमें। उसके बाद एक छोटा सा एक बैटरी दिखता होगा जिसको कैलकुलेटर या वॉच में लगाया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है रिस्ट वॉच को चलाने में। एक वाइट कलर का छोटा सा गोल सा बैटरी रहता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के बैटरी आप लोगों को दिखाई देता होगा। और एक चौथे प्रकार का बैटरी है जो कि बहुत हाई लेवल बैटरी होता है, जो हम लोगों को समान रूप में नहीं दिखता, जिसको ईंधन सेल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है ये तीन चीजें हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले बैटरी को समझते हैं। तो बैटरी क्या होता है? बैटरी है कि विभिन्न प्रकार के गैल्वेनी सेल को अगर हम सीरीज में दो या दो से अधिक की सीरीज में या कि श्रेणी क्रम में सजा देते हैं, और तब जो डिवाइस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों को क्या कहा जाता है? बैटरी। यानी कि दो या दो से अधिक जो जुड़ा हुआ बैटरी का क्रम है, उस सिस्टम को कहते हैं हम लोग बैटरी। बैटरी या सेल के मुख्यतः तीन प्रकार है। एक है आपका प्राथमिक सेल, एक है द्वितीयक सेल, एक है ईंधन सेल। तो प्राथमिक सेल क्या होता है इसको समझते हैं। प्राथमिक सेल हम वैसे सेल को बोलते हैं कि जिसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार चार्ज हो गया, आप यूज कर लीजिए, उसका फेंक दीजिए। जैसे आपके घर में निप्पो का घड़ी में लगने वाला बैटरी का लीजिए, या फिर आपका जो दादाजी बैटरी यूज करते थे वो वाला बैटरी, वो यूज होता था, उसका हम क्या करते थे? उसको फेंक देते थे, उसको दोबारा चार्ज नहीं करते थे। अब तो थोड़ा बहुत ड्राई सेल चार्ज भी होने लगा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का सेल है, और जो जिसमें एक ही बार रासायनिक अभिक्रिया होती है। और मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इसमें हमेशा रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, क्योंकि हम गैल्वेनी सेल को क्रमबद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो बैटरी में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। हम इसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते, जैसे शुष्क सेल, डेनियल सेल, मरकरी सेल या लेक्लांसे सेल इसका प्रमुख उदाहरण है प्राथमिक सेल का। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक सेल है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ये आपका लेक्लांसे सेल है या ड्राई सेल बोल लीजिए। ठीक है, इसमें आपको बीच में एक रड दिख रहा होगा जो कि ग्रेफाइट का रड है, जो कि कैथोड का काम करता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। इसमें ज्यादातर कभी भी लॉन्ग टाइम क्वेश्चन इससे नहीं आता कि इसका वर्किंग बताइए। आपको इसमें बस ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन कैथोड है, कौन एनोड है। ठीक है, और जो इसके बीच में जो पेस्ट भरा रहता है वो पेस्ट है NH4Cl और ZnCl2 का। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका जो ग्रेफाइट के चारों तरफ Mn2 और कार्बन का चूर्ण भरा रहता है,
और जो बाहर का जो परत है जो कि मजबूती देता है इसको, वो जिंक कंटेनर है जो कि एनोड का काम करता है। यानी कि जो व्हाइट कलर का पूरा जो आपका कवरिंग था वो आपका क्या हो गया, जिंक हो गया, और जो कि क्या है, एनोड है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ग्रेफाइट स्तर है वो आपका कैथोड होता है, ठीक है। ये हुआ आपका प्राथमिक सेल, इसके उदाहरण को आप याद रखिएगा। दूसरा आते हैं हम लोग द्वितीयक सेल पर। द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, जो सेल पुनः आवेशित हो सकता है, जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं फिर से, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक सेल, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को दोबारा कराया जा सकता है। ऐसा कर सकते हैं, ये आपका उत्क्रमणीय सेल होता है, इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। इसका उदाहरण होता है लेड संचायक सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सीसा संचायक सेल भी। और ये लगभग इस तरह का देखने में लगता है, तो आपको लग गया होगा कि मैं किस सेल की बात कर रहा हूँ। जो ट्यूबुलर बैटरी वगैरह होती है उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें आपका एक लेड का होता है इलेक्ट्रोड, और लेड का ही बना है, ऑक्साइड का बना हुआ एक दूसरा इलेक्ट्रोड होता है जिसको लेड ऑक्साइड बोलते हैं, PbO2। और ये इस क्रम में, श्रेणी क्रम में सजा रहता है, और इसके बीच में H2SO4 भरा रहता है। H2SO4 कहते हैं ना, अम्ल डाल रहे हैं तो H2SO4 का अम्ल उसके बीच में भरा होता है। और जो लेड है वो आपका एनोड का काम करता है, उस पर माइनस चार्ज होता है। जो लेड ऑक्साइड है वो आपका कैथोड का काम करता है, उस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। इसका उपयोग बस, ट्रक या इत्यादि में किया जाता है। हैवी बैटरी होती है बड़ी सी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं घड़ी में यूज होने वाली बैटरी, जिसको बोलते हैं निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम सेल यानी कि इसको NiCd सेल भी कहते हैं, जिसको NiCad से भी सूचित किया जाता है, या कहते हैं जैसे Ni हो गया निकेल और Cad सूचित कर रहा है किसको, कैडमियम को, हो गया NiCad सेल। यहाँ कैडमियम काम करता है एनोड का, और निकेल ऑक्साइड काम करता है आपका कैथोड का। तो ये लगभग इस तरह का गोल सा दिखता है, बीच में थोड़ा सा उठा हुआ रहता है जो कि कैडमियम होता है, और चारों तरफ जो निकेल का परत चढ़ा रहता है निकेल ऑक्साइड का, वो आपका काम करता है कैथोड का, उस पर प्लस चार्ज, और जो कैडमियम है उस पर माइनस चार्ज, ठीक है। यह घड़ी कैलकुलेटर में उपयोग में आने वाला सेल है। अब इसके बाद आते हैं ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या होता है, ईंधन सेल आपका एक हाई लेवल सेल है, इस पर काम चल रहा है कि हम लोग इसको दैनिक जीवन में कैसे उपयोग में लाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन आता है, ईंधन सेल यानी कि H2O2 का बनाया हुआ इलेक्ट्रोड होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यह आपका इलेक्ट्रोड होता है, इसमें ग्रेफाइट का, और साथ में छोटे छिद्र के साथ आपका प्लेटिनम मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता। और दोनों इलेक्ट्रोड को सेपरेट करने का काम करता है, यानी कि जो इसमें विद्युत अपघट्य, क्योंकि देखिए बिना विद्युत अपघट्य का कोई भी इलेक्ट्रोड कोई भी बैटरी काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे NH4Cl हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे ये जो पेस्ट इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ जो H2SO4 है ये यहाँ यहाँ जो NH4Cl ZnCl2 ये विद्युत अपघट्य का काम कर रहा है। यहाँ जो H2SO4 है ये विद्युत अपघट्य है। उसी प्रकार से यहाँ जो NaOH या KOH है ये विद्युत अपघट्य है, क्योंकि जब तक ये टूटेगा नहीं तो तब तक रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती है। तो H2O का निर्माण होगा उसमें, ठीक है। और H2O2 आपस में अभिक्रिया करेगा, और जो नेट अभिक्रिया मिलेगी उसी से H2O मिलता है, यानी कि H2+O2 जो अभिक्रिया करता है H2O प्राप्त होगा। यही इसकी इस सेल में नेट अभिक्रिया होती है, ठीक है। नेट मतलब होती है फाइनल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये लगभग एक बक्सा होता है, बॉक्स टाइप का। एक तरफ से ऑक्सीजन गैस, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन गैस को डाला जाता है। बीच में आपका 2 इलेक्ट्रोड है ग्रेफाइट का, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड आपका ग्रेफाइट का है, और बीच में भरा हुआ है विद्युत अपघट्य NaOH ले सकते हैं आप, या आप यहाँ पे KOH ले सकते हैं। और दोनों आपस में अभिक्रिया करके हमको H2O प्रदान करता है। और H2O के बनने के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है, इसी से विद्युत धारा का उत्पादन होता है। इसका उपयोग अपोलो यान में किया गया था सबसे पहले, ठीक है। जो अपोलो अंतरिक्ष यान है, ये ऑब्जेक्टिव आता है कि ईंधन सेल का उपयोग किसमें किया गया था, तो अपोलो अंतरिक्ष यान में सबसे पहले किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे संक्षारण क्या होता है। संक्षारण जो है आपका लास्ट एंड टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हमने 3 प्रकार के सेल पढ़ लिए, ठीक है। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल। और तीनों सेल में हमने एक ही बात देखा कि इसमें भी आपका कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड बनता है, और विद्युत अपघट्य की जरूरत होती है, और जिससे रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में, और जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हम लोगों का, लास्ट एंड एंड टॉपिक है संक्षारण, यानी कि कोरोजन क्या होता है। कि हम संक्षारण आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। संक्षारण मतलब होता है कि
जो आपके धातु का मुख्य गुण है उसको किसी कारणवश से खत्म कर देना। तो उसका धातु के गुण को खत्म कौन करेगा? हम नहीं करेंगे। अगर वायुमंडल में उपस्थित नमी या कोई उसमें जो गैस उपस्थित है, अगर इस कारण से अगर उस धातु का गुण में परिवर्तन आता है, धातु का गुण बदल जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? संक्षारण। ठीक है, तो संक्षारण किसे कहते हैं? एक बार उसको परिभाषा में देख लेते हैं। धातु की वायुमंडलीय नमी तथा अन्य गैस से अभिक्रिया कर अवांछनीय यौगिक, अवांछनीय यौगिक मतलब उसी के ऑक्साइड में बदल देना। यानी कि जैसे अगर हमने आयरन लिया है तो आयरन के ही ऑक्साइड में बदल देना, यानी कि फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित कर देने की जो प्रक्रिया है, जिसका मुख्य कारण वायुमंडलीय नमी या उसमें उपस्थित गैस होता है, तो वैसा जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम लोग संक्षारण कहते हैं। इंग्लिश में इसको कोरोजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका कॉपर पर हरा परत चढ़ जाता है, ये बहुत कम को पता होगा कि सबको पता है कि लोहे पर भूरा रंग चढ़ता है, लेकिन कॉपर पर संक्षारण के दौरान कौन सा रंग चढ़ता है? हरा रंग चढ़ता है, हरा परत चढ़ जाता है। और लोहा यानी कि आयरन पर जो भूरा परत चढ़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। और जंग अगर किसी चीज पर लग जाता है तो आप कह सकते हैं कि जो आयरन का जो मुख्य गुण है वो क्या होता है? खत्म होने लगता है। उसका जो भौतिक जो गुण है, जो या कह सकते हैं रासायनिक गुण है, उसमें परिवर्तन होने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं संक्षारण। ठीक है, तो लोहे पर जो भूरा रंग चढ़ता है उसको जंग कहा जाता है। जैसे उसका रिएक्शन है आयरन प्लस XH2O। X है आपका अणुओं की संख्या, हम कितना अणु उसमें अभिक्रिया कर रहा है, 12, 24, कितने अणु से उसके साथ अभिक्रिया हो रही है, तो वो परिवर्तित हो जाता है Fe2O3 into XH2O। ये आपका पूरा का पूरा जंग का सूत्र होता है। अगर कभी कोई पूछे कि जंग का सूत्र क्या है, तो जंग का सूत्र यही होता है। आप इसमें 24H2O, कहीं पर 12H2O, कहीं पे 32H2O लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका समान अभिक्रिया हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है उसका रोकथाम। हम कहीं पे भी कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं? तो गैल्वेनीकरण की जो प्रक्रिया है या टीनीकरण या कह सकते हैं प्रतिजंग विलयन का उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं। और जो परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रिसिटी द्वारा या विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो गैल्वेनीकरण क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है गैल्वेनीकरण? देख लेते हैं। आयरन पर जिंक की परत चढ़ाना। अगर कहीं पे आयरन का मैंने इलेक्ट्रोड ले लिया और उस पर अभिक्रिया करके ZnSO4 के विलयन से जिंक का उस पर क्या किया मैंने, जो परत चढ़ा दिया, इसी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण, जिससे जंग लगने से उसको बचाया जा सकता है। उसके बाद है उसमें टीनीकरण। टीनीकरण कहते हैं कि टीन का उपयोग किया जाता है उसके सतह पर लेयर बनाने के लिए। ठीक है, इसको कहते हैं लेयर चढ़ाने का जो प्रक्रिया है, इसको कहा जाता है टीनीकरण। यानी कि जो शुद्ध आयरन धातु है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा उस पर हम लोग टीन का परत चढ़ाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम है टीनीकरण। टीन यानी कि टीन का परत चढ़ाने की प्रक्रिया को टीनीकरण कहते हैं। उसका आता है प्रतिजंग विलयन। प्रतिजंग मतलब एंटी रस्ट सॉल्यूशन, मतलब एंटी रस्ट मतलब जो कि रस्ट ही नहीं बनने देता हो, वैसा जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी रस्ट सॉल्यूशन। वो एंटी रस्ट सॉल्यूशन क्या है? क्षारीय फॉस्फेट या कार्बोनेट लवण को कहते हैं हम लोग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। यानी कि क्या हुआ कि जो हमने क्या किया, एक क्षारीय फॉस्फेट बनाया या कार्बोनेट लवण बनाया, ठीक है, उसमें लोहे को गर्म किया और उसमें उसको डाल दिया और डालकर निकाल लिया, तो उस पर एक आपका फॉस्फेट की परत, लवण की परत चढ़ जाती है, जो कि संक्षारण को बहुत हद तक रोकता है। और यह प्रक्रिया कहलाती है प्रतिजंग विलयन प्रक्रिया। ये जितने प्रोसेस थे ये सभी आपको संक्षारण को रोकने में काम आता है। अब विद्युत रासायनिक सेल में संक्षारण कहाँ हो रहा है? जो हम लोग बैटरी बनाते हैं, अगर हम लोग इस सब प्रक्रिया का उपयोग नहीं करेंगे तो जहाँ एनोड है वहाँ पे जिंक का स्राव होता है, क्षति होती है, और ये क्षति बहुत जल्दी अगर होने लगे तो सेल बहुत दिनों तक काम नहीं कर पाता है। तो इन सब कारणों से जो इलेक्ट्रोड है, एनोड इलेक्ट्रोड है, उसको बचाने के लिए वो ज़्यादा दिन तक काम करे, उसके लिए हम लोग इन सब प्रयोगों को करके संक्षारण की प्रक्रिया को रोकते हैं। यानी कि संक्षारण की प्रक्रिया हमारे विद्युत रासायनिक सेल में होने वाले जो कार्य विधि है उसके प्रक्रिया को भी रोकता है। और हम यह भली भांति जानते हैं कि कोई भी विद्युत रासायनिक सेल है तो वहाँ पर जो एनोड का भार होता है वो उसमें क्षति आती है, जिस कारण से हमें विद्युत धारा का
प्राप्ति होती है। तो इन सब वजह से हम लोगों के जो कोरोजन है हम लोगों के लिए नुकसानदायक है विद्युत रासायनिक सेल में, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संक्षारण को हम लोग रोकते हैं। तो इस टॉपिक के बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। सत्यम कंसेप्ट क्लासेस टेलीग्राम पर सर्च करेंगे आप, हमें वहाँ भी कमेंट लिख सकते हैं, यूट्यूब पर लिख सकते हैं, पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें लग रहा है कि मेरा कुछ छूट गया है तो आप पिछले सारे वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, उसको आप वहाँ से उसको पूरे वीडियो को देखें और जो अगले चैप्टर है उसको पढ़ने का मज़ा उठाएं। अभी तक आप लोग हमारे साथ 17 लेक्चर पर जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्टूडेंट को मेरे ख्याल से लग रहा है सबको समझ में आया होगा, और अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर से मिलते हैं नए जोश के साथ। थैंक यू।